सभी समस्याओं का मूल कारण योग्य नेतृत्व का अभाव है। और योग्य नेतृत्व का अभाव, उसका मूल कारण क्या है? चलो आप लोगों को वो भी बता देता हूं। वो बताने से इस समस्या का जो मूल कारण है वो आपको पता चलेगा। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा हमारे आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ज्योतिराव फुले के द्वारा भी लड़ी जा रही थी। हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, कांग्रेस ने, गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि गांधी जी जब पैदा नहीं हुए थे तब से हमारे आजादी का आंदोलन चल रहा था। 1848 को ज्योतिराव फुले ने शूद्रों और अतिशूद्रों के आजादी का आंदोलन शुरू किया था। 1848 को गांधी जी और कांग्रेस ऐसा मानते थे कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, भारतीयों को गुलाम बनाया। ज्योतिराव फुले इस सिद्धांत को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ब्राह्मणों को शायद अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हो, मगर हमें तो ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया। तो इसलिए हमें ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करनी चाहिए। इस सिद्धांत पर ज्योतिराव फुले ने काम शुरू किया और हमारे आजादी का आंदोलन शुरू किया। जब शुरू किया था तो गांधी जी ये आंदोलन शुरू होने के 21 साल बाद पैदा हुए। 2 अक्टूबर 1869 को। ये हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं। यानी गांधी जी ने अवतार धारण किया ही नहीं था। उसके पहले उस सिद्धांत पर शाहू महाराज ने काम किया, उस सिद्धांत पर बाबा साहब अंबेडकर ने काम किया। ये मौलिक बात हम लोगों को समझना जरूरी है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे आजादी का आंदोलन चलाया। 1916 को उन्होंने काम शुरू किया। 1918 को साउथबरो कमीशन आया। उन्होंने लिखित मेमोरेंडम दिया साउथबरो कमीशन को और अपने लोगों के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन मांगा। शाहू महाराज के प्रेरणा से भास्करराव जाधव ने ओबीसी के लिए रिप्रेजेंटेशन मांगा। बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। इस वजह से अंग्रेजों ने बाबा साहब अंबेडकर की बात को, भास्करराव जाधव की बात को नहीं माना। 1919 के कानून में, फर्स्ट इंडिया एक्ट में इस बात को नहीं माना। तिलक के विरोध की वजह से उसमें केवल नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन मांगा। अंग्रेजों ने केवल हमारे लोगों का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन माना। उस कानून में एक प्रावधान था कि 10 साल के बाद समीक्षा होगी। प्रिसाइजली बता रहा हूं। 1928 में साइमन कमीशन समीक्षा करने के लिए आया और उन्होंने घोषित किया कि 1919 के कानून के अनुसार सीमित रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। अब ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा। अनुसूचित जाति को दिया जाएगा, जनजाति को दिया जाएगा, ओबीसी को दिया जाएगा, माइनॉरिटी को दिया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन का विस्तार होगा। उस समय तक गांधी जी कांग्रेस के नेता बन चुके थे। तिलक का मृत्यु हो गया था।
और गांधी जी ने सोचा कि इससे तो सभी को आजादी मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने साइमन कमीशन चले जाओ का आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बहुत उग्र था। पंजाब में, लाहौर में, आज पाकिस्तान में है, वहां लाला लाजपत राय की छाती पर लाठी पड़ने से लाला जी मर गए। तो इतिहासकार लोगों ने लिखा कि लाला जी आजादी के लिए शहीद हो गए। अगर मुझे इतिहास लिखने के लिए कहा गया तो मैं कहूंगा लाला जी आजादी के लिए शहीद नहीं हुए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए शहीद हुए। मैं ऐसा लिखूंगा। साथियों, साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन तैयार किया। उस रिकमेंडेशन पर मंथन करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी नहीं गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सभी लोग गए, बाबा साहब अंबेडकर भी गए। गांधी जी के ना जाने की वजह से अंग्रेजों ने कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। गांधी जी को लगा कि अगर दोबारा नहीं जाऊंगा तो अंग्रेज यूनिलेटरल फैसला ले लेंगे, इसलिए जाना होगा। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और गांधी जी ने वहां भाषण दिया। मैं इंग्लैंड में जाकर उस भाषण का स्टडी करके आया हूं, तो मैं आपको गांधी जी ने जो भाषण दिया वो बताता हूं। गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया और कहा, यदि अंग्रेज लोग मुझे आज़ादी देना चाहते हैं और उस आज़ादी में अछूतों को अलग मताधिकार देते हैं, तो मुझे ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा बताता हूं, क्योंकि बोलने और कम सुनने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। बोलना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कम सुनना भी ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। अब सुनना, आपको सुनना ही ठीक से नहीं आया है तो समझ में कहाँ से आएगा। इसलिए दोबारा बताता हूँ। गांधी जी ने कहा, यदि अंग्रेज लोग मुझे आज़ादी देने के लिए तैयार है और उस आज़ादी में अछूतों को अलग मताधिकार देते हैं, तो मुझे ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको दूसरे तरीके से समझा जा सकता है, मुझे आज़ादी चाहिए मगर उस आज़ादी में मैं अछूतों को आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं हूं। यह भी एक समझने का तरीका है। साथियों, ये जो बात गांधी जी ने कही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कब कही? बाबा साहब अंबेडकर के उपस्थिति में कही। ये मालूम है आप लोगों को? ये नहीं मालूम होगा। तो गांधी जी कितना बड़ा शैतान आदमी था, आप अंदाजा लगाओ कि बाबा साहब अंबेडकर के उपस्थिति में इतना बेशरम जो आदमी जैसे बात करता है वो, कि मैं किसी और को देने के लिए तैयार नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को आजादी चाहिए। तो गांधी जी ने जब ये बात कही तो बाबा साहब अंबेडकर ने उठकर गांधी जी की थोड़ी हजामत की, बगैर पानी लगा के हजामत की। गांधी जी के अगर बाल होते, उस तरह चलाया जाता तो दर्द कम होता, मगर बाल नहीं थे और बगैर बाल के उस तरह चलाया जाए तो चमड़ी उधड़ेगी कि नहीं उधड़ेगी? तो जब बाबा साहब अंबेडकर ने भाषण किया, भाषण समाप्त होने के बाद गांधी जी फिर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे, हम भारत के लोग यहाँ आज़ादी मांगने के लिए आए हैं और आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अबे तू खुद ही झगड़ा शुरू किया, तेरे को अकल होना चाहिए ना। झगड़ी की शुरुआत तू कर रहा और तेरे को नहीं अकल होना चाहिए। और फिर जब उसने कहा कि हम लोग, भारत के लोग आपस में सलाह मशवरा करके आमराय बनाना चाहते हैं, तो जो प्रधानमंत्री था रैमसे मैक्डोनाल्ड, उसने कहा
गांधी जी अगर आप आमराय बनाना चाहते हैं तो साला हमारी झंझट खत्म हो जाएगी, कर लो। चलो ठीक है, एक दिन मीटिंग स्थगित कर लेते हैं। मीटिंग स्थगित किया गांधी जी ने, तो आपस में सलाह करना चाहिए था ना, नहीं किया। रात में मुसलमानों का जो डेलीगेशन है मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में, वो गांधी जी को मिलने के लिए गया, बुलाया उसने, और गांधी जी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए गौ माता को भी खिलाया। अब मुसलमानों को खुश करना है तो गौ माता को तो खिलाना पड़ेगा ना। तो इंग्लैंड में गौ माता का तो मामला नहीं है। इंग्लैंड में गाय यानी गाय, भारत में गौ माता होती है, इंग्लैंड में तो गाय होती है, इंडिया में गौ माता होती है। तो खुश करने के बाद गांधी जी ने प्लेन पेपर पर साइन किया और कहा कि आपकी जो भी मांगे है मान लो, मुझे मंजूर है, आपकी जो मांगे है मांगो, मुझे मंजूर है। मौलाना शौकत अली को लगा ये बनिया आदमी, ये लेना जानता है, देना नहीं जानता, इसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो उसको डाउट हो गया। उसने कहा, गांधी जी ये दरिया दिली के बदले मुसलमानों को कुछ करना होगा क्या? क्या करना होगा? ये कल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर जो मांगेंगे उसका विरोध करना होगा। तो मौलाना शौकत अली को बात समझ में आए कि ये बात है। तो मौलाना शौकत अली ने सोचा कि गांधी जी लेने देने की बात नहीं कर रहे हैं, अछूतों और मुसलमानों के बीच में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। तो मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को कहा कि आप जो कहते हो वो हम करने वाले नहीं हैं, आपको हमारी बात मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो नमस्कार। नमस्कार करके बाबा साहब आम्बेडकर जहाँ रुके थे वहाँ गए और कहा, आपके खिलाफ गांधी जी ने हमारे पास एक गुप्त षड्यंत्र का प्रस्ताव दिया था। जब बाबा साहब आम्बेडकर को ये मालूम हुआ तो उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया लंदन में। अखबार में प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करने के दौरान उन्होंने कहा कि यदि गांधी जी हमारे खिलाफ इसी तरह का षड्यंत्र करते रहे तो हमें गांधी जी को दुनिया के मंच पर मजबूरी में नंगा करना होगा। मान लो, कल्पना करो, अभी मेरी बात बताता हूं, बाबा साहब की तो बता दिया, मेरी बताता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर को वास्तव में नंगा करना पड़ता, मान लो, तो कमर के ऊपर तो गांधी जी के कोई कपड़ा तो था नहीं, और थोड़ा घुटने के नीचे भी कपड़ा नहीं था, थोड़ा सा हिस्सा ढका हुआ था, तो ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ती। ये मेरी बात है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दूसरे दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग शुरू हुई। प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी क्या हुआ, आमराय बनी क्या? बोले नहीं बनी। अरे आमराय बनाने की कोशिश किया क्या, ये प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए था। गांधी जी ने आमराय बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस समय का उपयोग गांधी जी ने षड्यंत्र करने के लिए किया। तो प्रधानमंत्री ने पंचम जॉर्ज की अध्यक्षता में लवाद मंडल नियुक्त किया और घोषित किया कि लवाद मंडल जो निर्णय देगा वो निर्णय सभी भारतीयों को मंजूर होगा। गांधी जी उठकर खड़े हो गए, साइन कर दिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। गांधी जी बाहर आ गए, पत्रकारों को बुलाया, पत्रकारों को कहा कि अंग्रेजों ने बाबा साहब आम्बेडकर की बात को माना तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। धमकी दे करके गांधी जी बॉम्बे उतरे। उतरते ही बॉम्बे के पुलिस ने गांधी जी को अरेस्ट किया, सीधा येरवड़ा जेल में डाल दिया। येरवड़ा जेल में डालने के बाद, येरवड़ा जेल पुणे डालने के बाद 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मांगे मानी थी, सारी मांगे मंजूर हो गई। सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया गया, 2 बार वोट का अधिकार बहाल कर दिया गया। ये अधिकार जब बहाल किया तो क्या हुआ, ये बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये योग्य नेतृत्व का जो अभाव वाला मामला है, ये यहां पर इसका रहस्य छुपा हुआ है। तो जब बाबा साहब आम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया
तो इसका मतलब है ब्राह्मण धर्म से अछूतों को बाबा साहब आम्बेडकर ने सेपरेट किया। सेपरेट किया का मतलब है सेपरेट करने के पहले ब्राह्मण लोग अछूतों के भविष्य का फैसला करते थे। अछूतों के पास अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण उनके अछूतों के भविष्य का फैसला करते थे। इसका मतलब अछूत ब्राह्मणों के गुलाम थे। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने सेपरेट किया तो इसका मतलब है अछूत ब्राह्मण लोग के गुलामी से आजाद हो गए। आजाद हो गए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अब अछूतों का चुनाव क्षेत्र होगा, अछूतों के वोटर होंगे, अछूतों के कैंडिडेट होंगे। अछूत अपने कैंडिडेट को चुनेंगे और अपने एमएलए, अपने एमपी अपने वोटों के आधार पर चुनेंगे। जब वो प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, प्रतिनिधि जब विधानसभा में, लोकसभा में हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ेगा तो वो नेता बनकर उभर कर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? प्रिसाइजली बता रहा हूं, वो नेता बन के उभर के आ जाएगा। तो दो बातें बाबा साहब आम्बेडकर ने हासिल की। एक, ब्राह्मणों के गुलामी से सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा बाबा साहब आम्बेडकर ने अछूतों को आजाद कर दिया था। तो ये हमारे आजादी का दिन है 17 अगस्त, अछूतों के। जब अछूतों के आजादी का दिन है तो चर्मकारों के भी आजादी का दिन है। और जब शेड्यूल कास्ट के लोग आजाद हो गए होते तो आदिवासियों को पता चलता कि सेपरेट इलेक्टोरेट से आजादी मिलती है, तो वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट लेते, वो भी आजाद हो जाते। ओबीसी को पता चलता सेपरेट होने से आज़ादी मिलती तो वो भी अपने अधिकार ले लेते, वो भी आज़ादी हासिल कर लेते। इसका मतलब है 17 अगस्त 1932 को अछूतों को आज़ादी मिली। ये अछूतों के आज़ादी का प्रारंभ दिन था। इससे दूसरे लोगों को भी आज़ादी मिलती, या इस शक्ति का उपयोग बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे लोगों को भी आज़ादी हासिल करने के लिए अवसर का उपयोग करते। तो ये एक बात है। दूसरी बात, इससे सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार, सच्चे प्रतिनिधित्व का अधिकार और प्रतिनिधित्व के द्वारा सच्चा नेतृत्व निर्माण करने का तरीका बाबा साहब अम्बेडकर ने ढूंढ कर निकाला था। और इससे हमारे अंदर लड़ाऊ किस्म का नेतृत्व निर्माण हो गया होता। मगर गांधी जी ने इसके विरोध में उपवास किया। उपवास करने के बाद जबरदस्ती की 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट होने के बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया। तो इसके दो परिणाम हुए, एक हमारी आज़ादी खत्म हो गई, फिर गुलाम हो गए, और दूसरी बात, हमारा जो सच्चा प्रतिनिधि चुनकर जाना चाहिए था, जॉइंट इलेक्टोरेट होने की वजह से ब्राह्मणों को हमारा प्रतिनिधि नॉमिनेट करने का अधिकार मिला। बोईर साहब शायद यहाँ है ही नहीं है, चले गए शायद, तो उनके माध्यम से ये प्रश्न खड़ा किया गया था कि 16 चमारों के 29 में से एमएलए है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उनको शायद ये मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो जो 16 लोग हैं चर्मकारों की, या 29 लोग हैं, उनको टिकट कब मिलता मालूम है? ये जो पॉलिटिकल पार्टी का गांधी ने पूना पैक्ट लादने के बाद में टिकट कब मिलता मालूम है? पहले उनको खस्सी करते समझते हो? नहीं समझते? मैं किसान का बेटा हूं, तुम लोग बॉम्बे में आए हो ना, इसलिए खस्सी नहीं समझ में आता। मैं किसान का बेटा हूं, जानवर को जोतने के पहले उसको खस्सी करते, और फिर पाटिल साहब को पूछो, वो पाटिल साहब है, वो किसान है तो उसको मालूम है। तो जानवर को, औत को जोतने के पहले उसको खस्सी करते हैं और फिर जोतते हैं। तो ये जो बीजेपी का औत है, उसको शेड्यूल कास्ट का बैल जोतने के पहले उसको
खस्सी करते हैं और टिकट बाद में देते, खस्सी पहले करते हैं। अब खस्सी किया हुआ बैल अगर मान लो जोड़ा गया तो लड़ाई कैसे लड़ेगा भाई, है? कैसे लड़ाई लड़ेगा? इसलिए ये पूना पैक की वजह से ये हुआ। और इस वजह से 131 मेंबर पार्लियामेंट और 131 मेंबर पार्लियामेंट, 1250 से ज्यादा एमएलए जाते हैं। बोहिर साहब को केवल 29 मालूम है, 1250 से ज्यादा चुनकर जाते हैं। नरेंद्र मोदी के सरकार के उधर 78 है एससी एसटी के, अगर वो विड्रॉ कर दे तो मुंह के बल गिर जाएगा नरेंद्र मोदी, सरकार चली जाएगी उसकी। मगर ये खस्सी किए हुए, उनके दिमाग में सोच भी नहीं आता ऐसा, खस्सी किए हुए। तो इसलिए ये मेरा शब्द है, अनुभव है। बाबा साहब ने कहा दलाल पैदा होगा, भड़ुआ पैदा होगा और टूल पैदा होगा, कुत्ता पैदा होगा। एक जगह कहा कि अच्छा होता भौंकने वाला कुत्ता होता, मगर ये पूंछ हिलाने वाला कुत्ता हो गया है। अगर भौंकता, नहीं काटता, कम से कम भौंकता तो डर जाता बामन, थोड़ी देर के लिए दचक जाता, साला नहीं डरता तो दचकता। तो भौंकने वाला भी होता तो भी कम से कम हमारा फायदा होता। ये भौंकता भी नहीं है, उसके सामने ऐसे 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 पूछ लाता है। मैं एक किस्सा, अजमेर में हमारा अधिवेशन हो रहा था, तो जस्टिस अकोदिया साहब वहां भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि हम लोग जयपुर से जोधपुर जा रहे थे, तो वहां चतुर्वेदी नाम का ब्राह्मण उस गाड़ी में बैठा था। तो 3 लोग पीछे थे, एक आदमी जो है ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसमें एक शेड्यूल कास्ट का एमएलए था। तो कुछ देर गाड़ी आगे जाने के बाद झाड़ी देखी, तो चतुर्वेदी ने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर साहब जरा गाड़ी रोको। तो गाड़ी रोका, दरवाज़ा खोलकर चतुर्वेदी टट्टी करने के लिए चले गए। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, तो वो जो शेड्यूल कास्ट का एमएलए था अंदर बैठा हुआ गाड़ी में, उसने जस्टिस अकोदिया को पूछा, जज साहब वो चतुर्वेदी जी टट्टी करने के लिए गए हैं, पानी लेकर नहीं गए। तो जस्टिस अकोदिया ने कहा, अब चतुर्वेदी जी गए हैं टट्टी के लिए, उनका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहते हैं, नहीं धोना चाहते हैं, तुम काहे को चिंता कर रहे हो? ये कोई विधानसभा का मामला है? काहे को चिंता कर रहे हो? चुप रहो। अब वो चुप हो गया शेड्यूल कास्ट का एमएलए। फिर 2-3 मिनट हो गए, उसने कहा, जज साहब मेरे को रहा नहीं जा रहा है। अच्छा तो क्या करना चाहते हो? नहीं तो पानी की बोतल ले जाना चाहता हूं। तो तुम पानी की बोतल ले जाना चाहते हो तो मेरे को क्यों पूछ रहे हो? मेरे को भी शामिल करना चाहते हो क्या उसमें? तुमको जाना है जाओ। दरवाजा खोल के बोतल लेके चला गया। मैं स्टेज पर बैठा था, मैंने जज साहब को पूछा, जज साहब वो हमारा एमएलए केवल बोतल लेके गया या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने कहा, झाड़ी के पीछे थे, देख नहीं पाया, हो सकता है हो गया हो। तो बाबा साहब आंबेडकर ने सोचा था दलाल होगा, बड़ुआ होगा, टूल होगा और कुत्ता होगा, मगर पिछवाड़ा धोने वाला होगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। यानी पतन होने की कोई लिमिट होगी ऐसा बाबा साहब ने सोचा था। मगर ये पूना पैक की वजह से ये परिणाम निकला। इसकी वजह से, पूना पैक की वजह से हमारे लोगों में नेतृत्व का अभाव पैदा हुआ। हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हाई कोर्टों के लॉयर को पता नहीं, समझ भी नहीं आता किसी को। जो दलाल है, बाबा साहब जिसको दलाल कहते हैं, उसको हमारे लोग एमएलए साहब बोलते हैं। एमएलए साहब, एमपी साहब, सांसद जी, मंत्री जी, वो तो दलाल है, वो भड़ुआ है बाबा साहब की भाषा में। बाबा साहब आम्बेडकर ने
what Gandhi and Congress have done to untouchable, Gandhi and emancipation of untouchable, states and minority, ये 3 ग्रंथ लिखे, बहुत लिखे। ये 3 ग्रंथों में उन्होंने ये लिखा हुआ है। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, काल्पनिक नहीं, लिखी हुई बातें बोल रहा हूं। ये दलाल और भड़ुए पैदा होंगे, ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये बात, ये कारण है जिसकी वजह से ये नेतृत्व का अभाव पैदा हुआ। एक काशीराम जी ने नेतृत्व के अभाव के संदर्भ में ये है किताब का नाम है जी चमचा एज, एन एरा ऑफ स्टूजेस। चमचा एज, एन एरा ऑफ स्टूजेस, चमचों का जमाना। और ये जो चित्र लिखा हुआ है ना, ये चित्र पीला, लाल, थोड़ा बहुत सफेद, छोटा, बड़ा, वेरियस वेराइटीज ऑफ चमचा। देखा? देखो, पढ़ा नहीं तो देखो तो कम से कम सही। तो ये उन्होंने कहा कि पूना पैक से चमचे पैदा हुए और वेरियस वेराइटीज के चमचा पैदा हुए। शेड्यूल कास्ट का चमचा, शेड्यूल ट्राइब का चमचा, ओबीसी का चमचा, माइनॉरिटी का चमचा, आम्बेडकराइट चमचा, चमचों का चमचा, ये यहां लिखा हुआ है। माइनॉरिटी का चमचा, हेल्पलेस चमचा, फॉरेन में छुपा हुआ चमचा। और इसमें एक जगह लिखा है काशीराम जी ने कि अंग्रेजों की एक आदत थी कि वो हाथ से खाना नहीं खाते थे, चमचों से खाते थे। तो खाने वाले को मजा आता था। जो आदमी चमचों से खाना खाता है, खाने वालों को मजा आता है। मगर काशीराम जी ने कहा कि ये जो पूना पैक के चमचे हैं, तो खाने वालों को कम मजा आता है, चमचों को मजा ज्यादा आता है। तो कुछ लोगों ने काशीराम जी को पूछा कि चमचों को कैसे मजा आता है? तो काशीराम जी ने कहा कि चमचों को कैसे मजा आता है, तो चमचा लोग ऐसा कहते हैं कि इस बहाने से हम पंडित जी के मुंह को लग जाते हैं, ब्राह्मण के मुंह को लग जाते हैं, वरना साले मुंह को भी नहीं लगाते। तो मुंह को लगने का मौका मिलता है और इस वजह से चमचों को भी मजा आता है। कहने का मतलब है कि ये जो नेतृत्व का अभाव है, ये केवल नेतृत्व का अभाव अगर पैदा हुआ होता तो भी समस्या कम होती। केवल नेतृत्व का अभाव पैदा नहीं हुआ, बल्कि नेतृत्व का अभाव चमचों के अंदर रूपांतरित हो गया। इसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने जो लिखा हुआ है, अगर उनके शब्दों में कहा जाए, मैं थोड़ा उनका लिखा हुआ वर्षन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले। उन्होंने लिखा, The joint electorate is from the point of Hindus, to use a familiar phrase, a rotten borough, in which the Hindus get the right to nominate an untouchable, to set a nominally as a representative of the untouchables, but really as a tool of the caste Hindu. ये केवल स्वर्ण हिंदुओं को, हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लोगों को भी नॉमिनेट करने का उनको अधिकार मिला। और ये जो 16 लोगों का उल्लेख भोईर साहब ने किया, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। एंड दोज हु नॉमिनेट, अगर इनको ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया तो ये ब्राह्मणों के प्रतिनिधि है, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है। और ये हमारे समाज में जब आते हैं तो हमारा प्रतिनिधि बनकर नहीं आते हैं, बल्कि वो पार्टी का प्रतिनिधि बनकर हमारे समाज में आते हैं। नाम हमारा लेते हैं, नाम शेड्यूल कास्ट का लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब का लेते हैं, ओबीसी का लेते हैं,
माइनॉरिटी का लेते हैं, नाम हमारा लेते हैं, बाप वो है। इसका मतलब समझते हो? नाम हमारा लेते हैं, बाप वो है, इसका मतलब है कि अगर दूसरे बाप हैं तो इसका मतलब है ये हरामी की औलाद है। ये जो एमएलए, एमपी, ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के तरफ चुनकर आ रहे हैं, ये नाम हमारा लेते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का बाप वो है, इसका मतलब है कि ये हरामी की औलाद है। और जब जो आदमी हरामी की औलाद होता है वो समाज के सत्यानाश का कारण बनता है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसलिए ये नेतृत्व का अभाव पैदा हुआ है। तो उसका कारण है जॉइंट इलेक्ट्रेट। जॉइंट इलेक्ट्रेट का कारण है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का कारण है मोहनदास करमचंद गांधी। इसका मतलब है ये दलालों और भड़वों के पिताश्री का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका बर्थ प्लेस है एरवड़ा जेल। आमतौर पर लोग घरों में पैदा होते हैं, ये जन्मता एबनॉर्मल है, ये जेल में पैदा हुए, क्योंकि पूना पैक्ट एरवड़ा जेल में साइन हुआ। तो इनका जो बर्थ प्लेस है एरवड़ा जेल पूना है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। और इसका डेट ऑफ बर्थ भी है 24 सितंबर 1932। और आने वाले 17 साल में इस पूना पैक्ट को, इस चमचे की उम्र 100 साल हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि 32 आने के पहले पहले इन दलालों और भड़वों का खात्मा किया जाए। मैं इसी काम में लगा हुआ हूं। जिस दिन इन दलालों और भड़वों की व्यवस्था समाप्त होगी, उस दिन नेतृत्व का अभाव समाप्त होगा और हमारा भाव हट जाएगा, भाव रहेगा, तो हमारा भाव चढ़ेगा मार्केट में, तब हमारा ऐसा करना होगा। ये करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद।